एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। और सिलेबस में आज क्या देखेंगे, देखिए हम सिलेबस देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है और एग्जाम पैटर्न क्या रहता है इसका हम देखेंगे। देखिए जो न्यू सिलेबस आया है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं तो उनको भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम बहुत किन क्वेश्चनों के जवाब को हम देखेंगे। देखिए क्या क्या बदलाव हुए हैं उन्हें देखेंगे हम। अब जो वर्ड लिमिट है वो क्या रहती है, शब्द सीमा में क्या परिवर्तन हुआ है, कट ऑफ कितना जाता है और कौन सी बुक पढ़ें इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी या आपको ऊपर शो हो रही होगी, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। और इसके अलावा हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो 2021 का जो न्यू सिलेबस है जो प्री का, उसके लिए भी हमने वीडियो बना दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 10 यूनिट की हमने सारे सिलेबस डीप में डिस्कस किया है, आपको वहां से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चनों के जवाब देखते हैं। तो सबसे पहले हम मेंस का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए मुख्य परीक्षा में जो सिलेबस है, देखिए इसकी जो स्टेप्स की बात, ये 3 स्टेपों में होता है। पहले प्रीलिम्स एग्जाम होता है, इसके बाद मेंस और बाद में इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो प्री का हम देख ही चुके हैं, तो आज हम मेंस का देखेंगे। देखिए इसमें क्या हमारे 6 पेपर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है जीएस फर्स्ट का, 3 घंटे का होता है, 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, पहला पेपर जीएस फर्स्ट में क्या होता है, देखिए इतिहास और भूगोल का इसमें सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा जीएस 2, ये भी 300 मार्क्स का होता है और इसमें क्या होता है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र होते हैं, राजनीति। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम सामान्य ज्ञान यानी वो जीएस थर्ड का होता है जिसमें विज्ञान और तकनीकी आता है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला होता है। इसके बाद फोर्थ पेपर होता है जीएस 4 का, इसमें हिंदी बात करें जिसमें रहता है हमारा एथिक्स का रहता है, और एथिक्स पूरा कंप्लीट रहता है इस फोर्थ पेपर में, यह 200 मार्क्स का होता है। और जो फिफ्थ पेपर होता है वह हिंदी का होता है। ठीक है, और हिंदी का होता है जिसमें हमें सामान्य हिंदी और कुछ व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह भी 200 मार्क्स का होता है। और जो लास्ट पेपर होता है हमारा, वह होता है हमारा ऐसे राइटिंग का, यानी हिंदी निबंध लेखन का। इसमें क्या प्रारूप लेखन वगैरह सब कुछ आते हैं, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी प्रारूप लेखन कैसे लिखते हैं हम। तो ये भी कितने का मार्क्स का होता है, ये होता है हमारा 100 मार्क्स का। ठीक है, इस तरीके से जो पेपर हैं, कुल 6 पेपर होते हैं हमारे। और 6 पेपर में कुल बात करें तो हमारे 1400, अगर देखिए यहाँ पे कम कर दें तो 1400 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। 1400 मार्क्स के देखिए 300, 300, 300, 900, 1100, 12, 1300 और ये 1400 मार्क्स का कुल हमारा रिटन एग्जाम होता है। इसके अलावा 175 मार्क्स का हमारा क्या होता है, 175 मार्क्स का होता है हमारा इंटरव्यू होता है। ठीक है, अब हम देखिए अब इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। देखिए वर्ड लिमिट में क्या बदलाव हुआ है, पहले हम उनको देख लेते हैं। देखिए जो जीएस फर्स्ट का जो पेपर है उसमें देखिए क्या होगा, इसमें क्या है, 5 इकाई दी देख रखी है वो आपके लिए। प्रत्येक खंड कितने का होगा, 150 मार्क्स का होगा, है ना। और इसमें 5 यूनिट आपको देख रखी है, और 5 यूनिट में क्या क्या आएंगे, 3 मार्क्स के देखिए क्वेश्चन आएंगे, 3 लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जे अति लघु उत्तरीय आएंगे, जे 3 मार्क्स के होते हैं। ये 2 लघु उत्तरीय लिखेंगे आपके लिए, तो आपके लिए कितने 5 मार्क्स का आएगा। और एक आएगा दीर्घ उत्तरीय वाला, वो आपको 11 मार्क्स का हो गया है। अब पहले है जो 3 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स का था ही, लेकिन इसमें जो शब्द सीमा थी वो 30 शब्द हम लिख सकते थे। ठीक है, अब हमें 10 से 15 शब्दों में लिखना है। और पहले जो 15 अंक का होता था वो अब 11 अंक का हो गया है। और पहले जो 6 मार्क्स का होता था, भाई अब कितने अंक का बचा है, 5 मार्क्स का बचा है। देखिए इसके अलावा बात करें, देखिए यहाँ पे एक यूनिट कितने मार्क्स की हो जाएगी, अगर बात करें देखिए 150 का है तो 5 यूनिट है तो एक यूनिट हो जाती है हमारी 30 मार्क्स की हो जाती है। ठीक है, तो इसमें 2 खंड होंगे, यानी 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो दोनों कितने के होंगे, 150 मार्क्स के होंगे। तो एक पेपर पूरे का कितने का हो जाएगा, 300 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, और अगर बात करें अति लघु उत्तरीय की सीमा, तो 10 शब्दों में इसके 10 शब्द या एक पंक्ति में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, इसके लिए हम मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं ना। दूसरा आता है हमारे जिस 5 मार्क्स का होगा, वह होगा उसमें 50 शब्द लिख सकते हैं हम, 5 से 6 लाइनों में इसका आंसर हमें देना रहता है। इसके अलावा आप बात करें 11 मार्क्स में, हमें अब 200 शब्दों में आंसर लिखना रहेगा। तो इस तरीके से फर्स्ट वाला जीएस फर्स्ट के और जीएस सेकंड, देखिए इसमें सेम है। कहाँ से, जीएस फर्स्ट का, जीएस सेकंड का और जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ, इतने में पूरा कंप्लीट सेम है अभी तक। ठीक है, यानी जीएस 1, 2, 3, 4 के तो वर्ड लिमिट और जो अंक हैं वो सभी समान है। ठीक है, अब जीएस 4 में थोड़ा सा चेंज हुआ है, 3 तक तो समान है, अब जीएस 4 में थोड़ा सा चेंज हुआ है, 200 मार्क्स का आता है। देखिए इसमें क्या क्या आने वाले हैं हमारे, देखिए इसमें भी 5 यूनिट होने वाली हैं और 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, यानी 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे। और जो 5 मार्क्स के आएंगे वो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, 2 लघु उत्तरीय दीर्घ प्रश्न रहेंगे, मतलब सेक्शन ए में
देखिए सेक्शन दो सेक्शन बोल रहे हैं ना, सेक्शन दो रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लघु उत्तरीय सेक्शन का रहेगा। ठीक है, तो एक लघु उत्तरीय यानी 11 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, अब बात करें, देखिए प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक प्रश्न अति लघु उत्तरीय, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक तथा लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। मतलब समझ गए। अगर आप बात करें बिल्कुल छोटे वाले जो 3 मार्क्स के आते हैं उनके लिए 2 अंक यहाँ पे मिलेंगे, वहां पे 3 मिल रहे थे, यहाँ पे 2 अंक मिलेंगे। और लघु उत्तरीय के लिए 5 अंक और दीर्घ उत्तरीय के लिए यहाँ पे 20 अंक का रहेगा एक प्रश्न। यानी अगर वहां पे जो 11 मार्क्स का था 1 2 3 जीएस वाले में, यहाँ पे 20 अंक का यानी 20 मार्क्स का हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें, देखिए इसके अलावा दो, अगर देखिए 2 सेक्शन हो गए तो कुल 40 अंक के हमारे दीर्घ लघु उत्तर वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बात करें इसमें GS 4 वाले में जो एथिक्स का पेपर होता है उसमें बदलाव हुआ है। और इसमें क्या केस स्टडी आएगी। केस स्टडी में देखिए क्या दे के रखा है इन्होंने, प्रत्येक केस स्टडी 20 अंक की होगी। तो इस प्रकार से जो केस स्टडी है वो कितने की होगी, 20 अंक की एक केस स्टडी आपको दी जाएगी। अब इस प्रश्न पत्र में कुल कितने 200 अंकों के होंगे। पूर्णांक कितने का होगा इसमें, 200 अंकों का। छोटे वाले के लिए वर्ड लिमिट वही है 10 शब्द, और 5 और 6 लाइनों में हमें जो 5 मार्क्स का है उसको देना है 50 शब्दों में। और जो 200 शब्दों में हमें आंसर किसका देना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दीर्घ लघु उत्तरीय के लिए हमें कितना 200 शब्द देना है, 200 शब्द में आंसर देना है जो 20 अंक का होने वाला है। इसके अलावा केस स्टडी की बात करें तो उसके लिए आपको 500 शब्दों में आंसर आपको लिखना होगा। ठीक है, केस स्टडी वाले के आंसर है आपको 500 शब्दों में लिखने होंगे। ठीक है, अब बात करें GS 5 का जो पेपर होता है। ठीक है, GS 5 में हमें हिंदी का पेपर देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होने वाला है, देखिए इसमें हमें मिलने वाला है, इसमें 25 प्रश्न होने वाले हैं और 25 प्रश्न के लिए 3 अंक का एक प्रश्न होगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने 5 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, और अब बात करें जो तृतीय प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न पत्र होंगे, मतलब 2 खंड होने वाले हैं। और अंग्रेजी अनुवाद वाले जो आएंगे यानी ट्रांसलेशन आएगा आपके लिए हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, वो 20 अंकों का होगा। और इंग्लिश से हिंदी वाला 15 अंकों का होगा। ठीक है, आपके लिए ट्रांसलेट करने के लिए पैसेज आती हैं, वो उन्हें हिंदी से अंग्रेजी में करोगे तो आपके लिए 20 अंक के आपको पैसेज मिलेगी एक। और अंग्रेजी से हिंदी वाली आपके लिए मिलेगी 15 अंकों की एक पैसेज मिलेगी। इस प्रकार अनुवाद के लिए यानी आप ट्रांसलेशन की बात करें तो कुल अंक कितने मिल जाते हैं, 35 मार्क्स यानी 35 अंक मिल जाते हैं हमें। अब बात करें चतुर्थ प्रश्न पत्र में हिंदी से संबंधित होगा, जिसमें जो इसका जो GS 5 का जो पेपर है हिंदी वाला, उसमें कुल हमें देखिए इसमें कुछ ग्रामर आने वाली है। क्या आएगा, संधि आएगी, समास आएगी, ब्राह्म चिन्ह इत्यादि प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल कितने अंकों का होगा, 20 अंकों का होगा जी। ठीक है, और 20 अंकों के प्रश्न हो गए ये वाला। अब इसके अलावा देखिए इसमें और क्या क्या आने वाले हैं, और अपठित गद्यांश आएंगे, ये भी कुल कितने अंक के होंगे, 20 अंक के होंगे। ठीक है, इसके अलावा भाव पल्लवन वाला मिलेगा आपके लिए, भाव पल्लवन में आपके लिए 10 अंक मिलेंगे। वहां पे संक्षेपण करने के लिए आपके लिए मिलेंगे 10 अंक। ठीक है, इस तरीके से पूरा प्रश्न की बात करें तो कंप्लीट हो जाता है हमें कितने मार्क्स का, 200 अंकों का पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं 6 पेपर जो हमारा ऐसे राइटिंग का है। देखिए इसमें क्या बदलाव हुआ है, तो 6 पेपर में देखिए अब हमें क्या प्रश्न क्रमांक 1 प्रथम निबंध का होगा, जिसमें एक विषय पर 1000 शब्दों में निबंध लिखना होगा। अब 1000 शब्दों में निबंध लिखना होगा आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा कितने अंकों का है, 50 अंकों का होगा। यानी एक निबंध लिखना रहेगा 1000 शब्दों का, वह कितने मार्क्स का होगा, हमारा 50 मार्क्स का होगा। और दूसरा जो निबंध है उसे हमें 500 शब्दों में लिखना है, और 500 शब्दों में लिखने के लिए हमें कितने अंक दिए जाएंगे, 25 अंक दिए जाएंगे। और प्रारूप लेखन होगा जो प्रश्न क्रमांक 3 में, वो 25 अंकों का होगा, और इसकी वर्ड लिमिट है वो 250 शब्द होगी, यानी 250 शब्दों में हमें लिखना होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारे जो GS 6 था उसका जो पैटर्न है उसको हमने देख लिया है। अब हम देख लेते हैं, देखिए अब हम देख लेते हैं इसका सिलेबस। देखिए प्रीलिम्स का जो सिलेबस हम बता ही चुके हैं आपके लिए, कि हम डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम देखेंगे, देखिए मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसको देखेंगे हम। ठीक है, जो PSC मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसके लिए हम देख लेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं, जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट से शुरू करेंगे, यहाँ से देखिए राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम
सबसे पहले आती है, देखिए इसमें हमने बोला था कि 5 यूनिट होने वाली हैं, यानी सेक्शन ए में बात करें तो सेक्शन ए में भी 5 यूनिट होंगी और सेक्शन बी में भी 5 यूनिट होंगी, और प्रत्येक यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन इन्होंने डिवाइड किए हैं। तो पहली जो यूनिट है इतिहास एवं संस्कृति का, जो सेक्शन ए होने वाला है, उसमें बात करें पहली यूनिट है तो कितने की होगी। पहली यूनिट में हमें क्या क्या आएगा, देखिए ये भारतीय इतिहास आएगा, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से लेके 10वीं शताब्दी तक यह पूछा जाएगा। ठीक है, इकाई 2 की बात करें तो 10वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, देखिए इकाई 1 यहाँ पे खत्म हो गई है, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के इकाई 1 में। ठीक है, इकाई 2 की बात करें, यूनिट 2 की, तो 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पूछा जाएगा, और इसमें भी कितने अंक निर्धारित हैं, 30 अंक निर्धारित हैं, यानी प्रत्येक यूनिट के 30 अंक हैं। मुगल शासक और उनका प्रशासन, मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय, दूसरी जो सेकंड पॉइंट है इसका। इसके बाद ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये तीनों टॉपिक हैं, किसमें है, यूनिट 2 में हमारे शामिल हैं, तो इससे भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब यूनिट तीसरी जो बात करें, जो यूनिट 3 है, इसमें ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया रही है, कृषक एवं आदिवासियों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय पुनर्जागरण, इसके अंतर्गत क्या आएगा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन तथा इसके नेतृत्वकर्ता कौन रहे हैं, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रदेश की प्रमुख घटनाएं, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रमुख जो घटनाएं हुई हैं वो पूछी जाएंगी यूनिट 3 के अंतर्गत। ठीक है, यूनिट 4 की बात करें तो देखिए स्वतंत्रता में मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन क्या रहा है, यूनिट 4 में दे के रखा है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमें देखना रहेगा, भारतीय सांस्कृतिक विरासत को देखना है पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक विभिन्न कलाएं, प्रारूप, साहित्य, पर्व, उत्सव, वास्तुकला के प्रमुख पक्षों को हम सभी को देखेंगे, लेकिन किसके संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमें इसमें देखना रहेगा। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन स्थल, तो मध्य प्रदेश के जैसे कि खजुराहो है ना, तो इस प्रकार के जो पर्यटन स्थल है उन्हें हमें देखना रहेगा, विश्व धरोहर वाले, उन्हें भी हमें डिस्कस करना रहेगा इसमें। ठीक है, इसकी बात करें यूनिट 5 में, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, देखिए प्री में भी रियासतें देखे रखी हैं, तो कौन कौन सी, गोंडवाना रियासत, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल रियासत, प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक, यानी आपको पूरी करना है रियासतें जितनी देखे रखी हैं यहाँ पे, पूरी रियासतें आपको कंप्लीट करना है। वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में भी हमें, वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में हमें इन जो रियासतों को देखना रहेगा कि गोंडवाना रियासत पहले कहाँ थी और अभी वर्तमान में कैसी स्थिति है, कहाँ पे है, कितने जिले उसमें शामिल होती हैं, इस तरीके से हमें देखना है। देखिए अब इसका सेक्शन बी आता है, यानी फर्स्ट जीएस फर्स्ट का ही पेपर है, अब इसमें सेक्शन बी आता है, तो इसमें मिलेगा हमें क्या, ज्योग्राफी यानी भूगोल मिलेगी। तो इसमें इकाई फर्स्ट की बात करें तो विश्व का भूगोल मिलेगा, इसमें हमें क्या देखना है, भौतिक लक्षण देखने हैं प्रमुख, क्या क्या, पठार, पर्वत, मैदान, नदियां, झीलें एवं हिमनद देखना है ना। इसके अलावा प्रमुख भौगोलिक घटनाएं देखनी है, जैसे कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया और चक्रवात, और विश्व की जलवायु संबंधित जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण किस प्रकार है, एवं जलवायु प्रदेश, जलवायु परिवर्तन और एवं उसके प्रभाव, यानी जलवायु परिवर्तन हो रहा है जो, उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं उसको देखना है, यूनिट फर्स्ट में है जी। यूनिट सेकंड की बात करें, भारत का भूगोल है इसमें, तो भारत के पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, हिमनद, सेम का सेम है, सब कुछ है ना। और भारत के भू आकृति कैसी है भारत की, उसको देखना है। जलवायु की बात करें तो मानसून की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, एल निनो का और एल निनो का क्या प्रभाव होती है, जलवायु एवं ऋतुएं क्या कैसे परिवर्तित होती हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, वर्षा का वितरण कैसा है मध्य भारत में और फिर मध्य प्रदेश में, जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, प्राकृतिक संसाधन की एवं प्रकार एवं उनका उपयोग, तो कौन कौन से, जैसे जल, वन, मृदा, सेल एवं खनिज, इनका उपयोग किस प्रकार है और किस प्रकार के संसाधन है। इसके बाद जनसंख्या की बात करें, देखिए यहाँ पे आपके लिए एक हमारी जनगणना से क्वेश्चन भी मिल जाएगा, आपको प्री में भी मिलेगा और मेंस में भी मिलेगा। वृद्धि, वितरण, जनसंख्या घनत्व है, लिंग अनुपात है, साक्षरता, प्रवास है ना, जो माइग्रेशन होता है वो। इसके अलावा ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, इन सभी से संबंधित आपके लिए देख रखे हैं जनगणना का। खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग में संभावना एवं महत्व, उद्योगों का स्थानीयकरण, उद्योगों की पूर्ववर्ती एवं अग्रवर्ती आवश्यकताएं, मांग एवं पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। ठीक है, ये सारे हमारे इकाई 2 में देखे रखे हैं। अब इकाई 3 की बात करें तो इसमें क्या देखे रखा है, मध्य प्रदेश का भूगोल देखे रखा है,
तो मध्य प्रदेश के भूगोल में क्या देख रखा है, देखिए भू आकृति कैसी है मध्य प्रदेश की, नर्मदा घाटी और मालवा के संदर्भ में हमें देखना रहेगा विशेष रूप से। प्राकृतिक एवं वनस्पति एवं जलवायु, मृदा की बात करें तो मृदा के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुण और मृदा प्रसंस्करण एवं मृदा निर्माण, मृदा क्षरण, मृदा ह्रास की क्या समस्याएं हैं, समस्याग्रस्त मृदा एवं उसके परिष्कृत तरीके यानी उसे सुधारने के क्या तरीके हैं, जल ग्रहण आधार पर मृदा का संरक्षण एवं नियोजन, इतना हमें देख रखा है मृदा से संबंधित। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन की बात करें तो किस प्रकार के हैं, प्रकार, वितरण और उसका उपयोग, इस प्रकार से खनिज एवं ऊर्जा संबंधित संसाधन जो है उनको देखना है। और फिर बात करें प्रमुख उद्योग में कृषि उत्पाद, वन एवं खनिज आधारित उद्योग। राज्य की जनजातियों की बात करें, आपदाग्रस्त जनजातियों के विशेष संदर्भ में हमें इनको देखना रहेगा। देखिए ये सारा चेंज नहीं हुआ है, पहले भी ये थी हमारी और भूगोल में अभी भी हैं। इसके अलावा बात करें देखिए और कौन कौन सी हैं, ये भी हमारा चेंज नहीं हुआ है कुछ खास, ठीक है, सारा वही है, बस थोड़ी एक दो जो टॉपिक हैं वो बदले हैं। देखिए जल एवं आपदा प्रबंधन पहले भी था, है ना, जीएस फर्स्ट में, तो अभी भी जीएस फर्स्ट में ही है, बस पहले यूनिट 5 में था, अभी यूनिट 4 में आ गया है जी, ठीक है, थोड़ा सा ही बदलाव हुआ है, ज़्यादा कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। आपूर्ति, जल की शुद्धिकरण और गुणवत्ता, ठीक है, देखिए यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं राज्य की जनजातियाँ, है ना। अब हम आते हैं यूनिट 4 पर, जल एवं आपदा प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, जल की शुद्धि के कारण एवं गुणवत्ता का प्रबंधन, जल प्रबंधन कैसे करेंगे हम, है ना, वाटर मैनेजमेंट, भूजल एवं जल संग्रहण, भूजल देखिए कम होता जा रहा है तो उसको कैसे हम मैनेज करेंगे, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं, है ना, आपदाओं की अवधारणाएं एवं विस्तार, संभावनाएं और विशिष्ट खतरे एवं उसका समन। देखिए अगर बात करें इस टॉपिक से तो अब कोरोना वाला क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकता है ना। सामुदायिक योजना की बात करें, संसाधन मानचित्रण, राहत एवं पुनर्वास, निरोधक और प्रशासनिक उपाय, सुरक्षा निर्माण, वैकल्पिक संचार एवं जीवन रक्षा हेतु दक्षता, इतने सारे हमें यहाँ पे देखे रखे हैं इस टॉपिक में। अब बात करें इकाई 5, इसमें हमारा जो लास्ट है इकाई सेक्शन बी का 5वीं यूनिट है जी, यानी एक पूरे पेपर में 10 यूनिट मिलेंगी आपके लिए देखने को। कितनी यूनिट मिलने वाली हैं, 10 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी। अब भूगोल की और यूनिट 5 में हमें क्या देख रखा है, यहाँ पे यूनिट 5 में देख रखा है हमें भूगोल की आधुनिक तकनीकी। तो भूगोल की आधुनिक तकनीकी की बात करें तो देखिए इसमें क्या देख रखा है, सुदूर संवेदन देख रखा है, यानी रिमोट सेंसिंग देख रखा है, सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, घटक, उपग्रह यानी सैटेलाइट, है ना, सुदूर संवेदन उपग्रह आदि देखे रखे हैं। इसके अलावा बात करें हमारी GIS यानी भौगोलिक और इंडेक्स सिस्टम, है ना, तो भौगोलिक सूचना प्रणाली में हमें घटक क्या रहते हैं उसके, यानी उसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसके बाद उसके उपयोग क्या हैं उनको देखना है। और GPS भी मिलेगा यहाँ पे, है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी भौगोलिक पोजिशनिंग सिस्टम, आधारभूत संकल्पना एवं उपयोग। देखिए इतना हमारे पूरा जो फर्स्ट पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है, 10 यूनिट है इसमें। अब हम देखते हैं जो GS सेकंड जो पेपर होता है उसमें क्या कौन कौन सब्जेक्ट हमारे शामिल होते हैं। तो GS सेकंड का पेपर देख लेते हैं हम। तो GS सेकंड में भी वही सेम सिस्टम है, 5 यूनिट होने वाली हैं सेक्शन ए में और 5 यूनिट सेक्शन बी में, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट में क्या देख रखा है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन देख रखा है, भारत का संविधान, इसमें क्या निर्माण, इसकी विशेषताएं, इसका मूल ढांचा और संशोधन, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा बात करें वैचारिक तत्व कौन कौन से हैं, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। इसके अलावा बात करें संघ केंद्र, जिसमें संबंध की बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत और जनहित याचिका, ये हमारी यूनिट फर्स्ट में देख रखी हैं। और यूनिट सेकंड की बात करें अगर हम, देखिए यूनिट सेकंड में हमें देख रखा है, देखिए भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और नीति आयोग, ये सारे आयोग देखे रखे हैं। और प्री में MPPSC प्री की बात करें तो उसमें भी लगभग 16 आयोग हमें देखे रखे हैं, तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, पूरे ही हो जाते हैं कवर, बहुत सारी क्या, ठीक है ना। तो आप अगर प्री की अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो मेंस में भी आपके लिए बहुत फायदा रहता है। अब बात करें सेकंड, इसमें जो टॉपिक देख रखा है, भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातीय, भाषा, लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा से संबंधित जुड़े जो मुद्दे हैं उनको देख रखा है। तो यूनिट जो सेकंड है वो पूरी हो जाती है। अब जो यूनिट तीसरी है
उसमें क्या देख रखा है, देखिए 73वें संविधान और 74वें संविधान संशोधन में जन भागीदारी और स्थानीय शासन देख रखा है। इसमें क्या दिया है, देखिए जवाबदेही एवं अधिकार, प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता आयोग जो है, फोरम, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये सारे आयोग हमें फ्री में देखने को मिल जाते हैं। तो वहां से पूरे आयोग कवर हो जाते हैं। ठीक है। लोकतंत्र की विशेषताएं की बात करें तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व निर्माण की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी क्या है, यानी जो चुनाव जलते हैं तो उससे संबंधित यहाँ पे देख रखा है राजनीतिक प्रतिनिधित्व, है ना। इसके अलावा बात करें तो क्या देख रखा है, सामुदायिक आधारित संगठन, सीवीओ और एनजीओ भी देख रखा है, और एसएचजी भी देख रखा है, स्व सहायता समूह। ठीक है। इसके अलावा मीडिया की भूमिका और विशेषताएं, अब कौन सी मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, तो तीनों की देख रखी है यहाँ पे। तो यूनिट तीसरे में हमें ये सारे टॉपिक दिए थे। अब यूनिट चार देख लेते हैं हम। देखिए तो यूनिट 4 में क्या देख रखा है, भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसमें कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राम मनोहर लोहिया, BR अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण, इतने सारे जो विचारक हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में प्रशासन एवं प्रबंधन। ठीक है। प्रशासन एवं प्रबंधन देख रखा है। देखिए जे वाली जो यूनिट 4 है ना, वो पहले GS सेकंड वाले पेपर में नहीं थी, लेकिन अब जोड़ दी गई, तो यहाँ पे ये बदलाव हुआ है। ठीक है। जो विचारक पहले GS पेपर 4 में ही थे, एथिक्स वाले में, लेकिन यहाँ पे भी जोड़ दिया गया है। ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें, ये बदलाव हुआ है। अब बात करें यूनिट 5 में, तो जो देखिए यहाँ पे जो लोक प्रशासन है वो भी जोड़ा गया है, पहले है नहीं था। ठीक है। तो क्या देख रखा है, प्रशासन एवं प्रबंधन। अर्थ देख रखी है, प्रकृति, महत्व, विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, नवीन लोक प्रशासन के सिद्धांत, इतनी सारी चीजें जुड़ी हैं। और अवधारणाओं की बात करें, शक्ति, सत्ता, प्राधिकार, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन और देख रखा है। संगठन के सिद्धांत, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र, आदेश की एकता, लोक प्रबंधन के नवीन आयाम और परिवर्तन का प्रबंध एवं विकास प्रशासन, इतना देख रखा है हमें यूनिट 5 में। तो सेक्शन A कवर हो जाता है यहाँ से। अब बात करते हैं, देखिए अब हमें जो सेक्शन B मिलेगा यानी खंड बा मिलेगा इसमें, तो इसमें क्या क्या आया है, देखिए इसमें आया है हमारा अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र। ठीक है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र आई है। तो अर्थशास्त्र का जो टॉपिक है वो अभी इन्होंने जोड़ा है। पहले जो इकोनॉमी थी हमारी वो थी GS थर्ड पेपर में थी, है ना। तो अब जो GS सेकंड में आ गई है। ठीक है। ये बदलाव हुआ है। इकाई 1 की बात करें तो भारत में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से जुड़े मुद्दे एवं पहल, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारतीय रिजर्व बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के कार्य, वित्तीय समावेशन और मौद्रिक नीति, अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी, नगद लेन देन, राजकीय कोष नीति आदि, है ना। लोक वितरण प्रणाली यानी जो PDS सिस्टम है हमारा वो वाला, और भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां और प्रवृत्ति कैसी है, उसकी प्रवृत्तियां, गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन आदि देख रखी हैं। इसके अलावा भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन, विदेशी पूंजी की भूमिका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आयात निर्यात नीति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, आसियान, सार्क, नाफ्टा एवं ओपेक, इतने सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है विश्व लेवल पर, उनको देख रखा है यहाँ पे, है ना। पूरे जो संगठन है उनको देख रखा है। अब यूनिट 2 में देखिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में इन सभी चीजों को हमें पढ़ना रहेगा। मध्य प्रदेश की फसलें, कृषि जो क्षेत्र, फसल प्रतिरूप, फसलों के उत्पादन एवं वितरण का भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से जुड़े मुद्दे, कृषि के तरीके, आधुनिकी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली पालन, पशुपालन आदि के मुद्दे एवं उनकी समस्याएं, कृषि उत्पादन, परिवहन, भंडारण एवं विपणन से संबंधित समस्याएं और चुनौतियां, कृषि की कल्याणकारी योजनाएं, सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा एवं उनके जो संसाधन है, मध्य प्रदेश की जननांग की परिदृश्य और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, यानी जो पॉपुलेशन है उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा मध्य प्रदेश की पे। ठीक है। इसके अलावा बात करें औद्योगिक क्षेत्र, समृद्धि, प्रवृत्तियां और उसकी चुनौतियां, तो इतनी सारी देख रखी हैं। कुशल मानव संसाधन
ना कि उपलब्धता क्या है, मानव संसाधन का नियोजन, उसका मैनेजमेंट करना एवं उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन या ट्रेंड्स, यानी किस प्रकार से हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं और अभी कैसे चल रहा है ना। अभी यूनिट 3 देख रखी है, इसमें मानव संसाधन देख रखा है, जिसमें शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं चिकित्सीय शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ताएं और बालिकाओं की शिक्षा संबंधित मुद्दे हैं वो देख रखे हैं। निम्नलिखित वर्गों से संबंधित सामाजिक मुद्दे एवं उनके कल्याणकारी कार्यक्रम किन किन के लिए, निशक्त जन के जो वर्ग, वृद्धजन, बालक, महिलाएं, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग और विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप इनकी विस्थापित वर्ग, यानी जो विकास के लिए जो योजनाएं चलती हैं उसके बाद जो विस्थापित हो जाए, जैसे अगर बात करें कहीं पे डैम बनता है तो वहां से लोगों को विस्थापित करके दूसरी जगह भेज दिया जाता है, तो उनसे संबंधित हमें जो मुद्दे हैं उनको भी हमें इसमें पढ़ना रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इकाई 4 में। तो इकाई 4 में सामाजिक समरसता के घटक, सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, संस्कार, विविध संदर्भ, वर्ण व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ और चतुष्ट, धर्म व मत पंथों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, विवाह की पद्धतियां, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रसार शिक्षा, पंचायती राज सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ की क्या भूमिका है, और स्व सेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियां और कुटुंब न्यायालय इत्यादि हमें देखे रखे हैं। अब यूनिट 5 को देख लेते हैं। देखिए यूनिट 5 में क्या देख रखा है, जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सशक्तिकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम और जनसंख्या नियंत्रण, ये हमें यूनिट 5 में देख रखे हैं। ठीक है, देखिए अब अगला जो है देख रखा है, मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, मान्यताएं, विवाह, जो नातेदारी, धार्मिक विश्वास एवं परंपराएं, जनजातियों में प्रचलित जो पर्व एवं उत्सव, और महिला शिक्षा में देख रखा है पारिवारिक स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु समांक और कुपोषण के कारण एवं प्रभाव, कुपोषण का क्या कारण है, क्या प्रभाव होता है, उसका पूरा पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल, प्रतिरक्षण, संक्रमण और असंक्रमण की जो बीमारियां और उनके उपचार देखे रखे हैं। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो उसके क्या उद्देश्य हैं, कैसी उसकी संरचना है और कैसे कार्य हैं उसके और कार्यक्रम, ये सारे हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का देखे रखा है। देखिए हेल्थ से संबंधित हमारा संगठन जब WHO ही है ना, तो उसको ही देके रखा है इन्होंने। अब आते हैं हम सेक्शन बी पर, तो इसमें हमें क्या देख रखा है, देखिए तृतीय जो 3rd प्रश्न पत्र है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमने देख लिया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों देख लिया है। ठीक है, तो हमने सेकंड पेपर को पूरा देख लिया है, अब हम देखेंगे पेपर 3rd को। तो पेपर 3rd में क्या देख रहा है, देखिए हमें आएगा यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित है, तो विज्ञान और तकनीकी। अब इसमें भी वही सेम सिस्टम है, 5 यूनिट ए सेक्शन में और 5 यूनिट बी सेक्शन में होने वाली है। ठीक है, तो चलिए पहले यूनिट में देख लेते हैं क्या देख रखा है। जो फिजिक्स से देख रखा है क्वेश्चन, कार्य बल एवं ऊर्जा संबंधित गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण और वायुमंडलीय दबाव एवं कार्य, इकाइयां और माप, दैनिक जीवन के उदाहरण, गति, वेग, त्वरण, ध्वनि परिभाषा, प्रसार का माध्यम, श्रव्य एवं अश्रव्य ध्वनि, शोर, संगीत और ध्वनि शब्दावली में आयाम, तरंग, कंपन, आवृत्ति आदि। और विद्युत में देख रखे हैं क्या, विद्युत प्रकार के सेल, परिपथ, चुंबक में देख रखे हैं गुण, कृत्रिम चुंबक का निर्माण और उपयोग, और प्रकाश में देख रखे हैं परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण एवं लेंस और प्रतिबिंब निर्माण। इसके अलावा ऊष्मा में देख रखे हैं तापमापन, थर्मामीटर और ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है वो। ठीक है, अब हम आते हैं यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में क्या देख रखा है, देखिए तत्व, यौगिक और मिश्रण, परिभाषा, रासायनिक प्रतीक, गुण, पृथ्वी पर उपलब्धता और पदार्थ, धातुएं, अधातुएं, आवर्त सारणी एवं आवर्तता आदि देख रखी हैं। परमाणु की संरचना, संयोजकता, बंध, परमाणु संलयन, विखंडन। इसके अलावा अम्ल, क्षार, लवण, पीएच मान, और जो पीएच मान का जो सूचक होता है वो कैसे रहता है, किस प्रकार काम करता है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, दैनिक जीवन में रसायन के किस प्रकार का हम प्रयोग करते हैं वो देख रखे हैं यूनिट 2 में। 3rd की बात करते हैं, सूक्ष्मजीव एवं जैविक कृषि, कोशिका संरचना एवं कार्य, जंतुओं एवं पौधों का वर्गीकरण, पौधों, पशुओं एवं मनुष्यों का में पोषण संतुलन, विटामिन, हीन जंतुता रोग और हार्मोन्स, मानव शरीर के अंग, संरचना, कार्य प्रणाली, जीवों में श्वसन, पशुओं एवं पौधों में परिसंचरण या परिवहन किस प्रकार होता है, खाद्य पदार्थों का हो चाहे खनिज लवणों का हो ना। पशुओं एवं पौधों में प्रजनन किस प्रकार होता है, स्वास्थ्य,
स्वच्छता एवं बीमारियों संबंधित इकाई 3 में देख रखे हैं। अब 4 की बात करते हैं तो कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं, पीढ़ी, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग आदि। कंप्यूटर की परिभाषाओं में कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर एवं असेंबलर को देखे रखा है। इंटरनेट एवं ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस और विभिन्न प्रकार के पोर्टल और साइट्स और वेब पेजेस, ये सारे हमें प्रीलिम्स के जो पेपर है उसमें भी हमें सिलेबस में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप वहाँ से अच्छे करते हो तो यहाँ से भी कवर कर सकते हो आसानी से। ठीक है, अब आते हैं यूनिट 5 में। तो देखिए यूनिट 5 में क्या देख रखा है, हमें संख्याएं एवं प्रकार देख रखे हैं, मापन की विधियां, समीकरण और गुणनखंड, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, ये सारे मैथ के क्वेश्चन हैं। मैथ की यूनिट देख रखी है यूनिट 5 में मैथ के क्वेश्चन आएंगे कुछ, है ना। और क्या आएंगे, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता वाले, केंद्रीय प्रवृत्ति में मध्यिका, माध्यक और बहुलक, है ना, और विचारणशीलता की माप और प्रादर्श के प्रकार, इतने सारे हमें आएंगे। ये हमारी पूरी यूनिट 5 है वो किसकी है, मैथ की है पूरी, है ना। यूनिट 6 देखिए, इसमें 10 यूनिट होने वाली हैं, तो यूनिट 6 पे आ जाते हैं हम। तो संक्रमण रोग एवं उनकी रोकथाम कैसे करें, राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान, आयुष की बात करें तो चिकित्सा पद्धति, आयुष चिकित्सा पद्धति में क्या, आयुर्वेदिक, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और चिकित्सा पद्धतियों की प्रारंभिक जानकारी, केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी जन कल्याणकारी योजनाएं, केंद्र एवं राज्य शासन के महत्वपूर्ण संगठन, इतने सारे हमें यूनिट 6 में देखने को मिलते हैं। अब यूनिट 7 में देखिए बहुत सारे जो शिक्षा से संबंधित जो संस्थान हैं, और इसके अलावा जो हमारे वैज्ञानिक संस्थाएं, जो संस्थान है, संगठन है, उनको देखे रखा है यहाँ पे। जैसे कि बात करें, चाहे वो हमारे उपग्रहों से संबंधित हो, चाहे टेक्नोलॉजी के किसी विस्तार को खोजने संबंधित हो, डेवलप करने संबंधित हो, इतने सारे हमें यहाँ पे देख रखे हैं। देखिए, मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं और रिमोट सेंसिंग का इतिहास, भारत में रिमोट सेंसिंग। इसके अलावा अब ये हमारे इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, जैसे कि इसरो की बात करें, चाहे वो हमारा किसका, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटिका, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बर्क्स मुंबई वाला। ठीक है, इसके अलावा टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, इसके अलावा राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, तरण प्रमोदन प्रणाली केंद्र बेंगलोर, इतने सारे हमें यहाँ पे संगठन देखे रखे हैं। ठीक है, यूनिट 7 में। और इसके अलावा कुछ और भी दिए हैं। देखिए, भू स्थिर उपग्रह प्रेक्षण यानों की पीढ़ियाँ यानी जनरेशन, किस प्रकार से मतलब जो प्रेक्षण यान है वो हमारे डेवलप हुए हैं। देखिए, पहले छोटा कम दूरी तय कर पाता था, अब ज़्यादा दूरी तय कर लेता है। पहले कम भार ले जा पाता था, है ना, अब बहुत अधिक भारों को ले जाता है ना, कई टन ले जा सकता है अब नए नए जो रॉकेट हैं। तो इस प्रकार से जो जनरेशन बनी है उन जनरेशनों को देखना है। ठीक है, इसके अलावा हमें जैव प्रौद्योगिकी में परिभाषा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, उद्योग, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उपयोग, क्लोन्स, रोबोटिक्स एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बौद्धिक संपदा के अधिकार एवं पेटेंट, जिसमें हमें ट्रिप्स और ट्रिम्स आते हैं, है ना। अब बात करें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों का क्या योगदान रहा है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना। देखिए, भारत के जो वैज्ञानिक हैं उनको यहाँ देखे रखा है, जिसमें हमें चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, जगदीश चंद्र बसु, होमू जहांगीर बाबा, M विश्वेश्वरैया, श्रीनिवासन रामानुज और विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम, है ना, APJ अब्दुल कलाम, सत्येंद्रनाथ बोस, राजा रमन्ना, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, इतने सारे हमें देखे रखे हैं। वैज्ञानिकों को हमने पढ़ना होगा। विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो इन सभी को हमें यूनिट 7 में देखना रहेगा। यूनिट 7 में सिलेबस थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हुआ है ना। अब बात करें यूनिट जो 8 है, उसमें क्या दिख रखा है, ऊर्जा के पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक स्रोत, अर्थ, परिभाषा, उदाहरण, अंतर, इतनी सारी चीज़ों हमें पढ़ना पड़ेगा। किसमें, परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत। ठीक है, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन, संगठनात्मक एकीकरण, परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा क्रय, उत्पादन योजना, नियंत्रण, रखरखाव, ऊर्जा रणनीतियों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, वर्तमान परिदृश्य एवं भविष्य की संभावनाएं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन ऊर्जा, इतनी सारी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं, उनको यहाँ पे यूनिट 8 में देख रखा है।
अब यूनिट 9 देख लेते हैं। देखिए यूनिट 9 में क्या देख रखा है, पर्यावरण की परिभाषा, क्षेत्र और आयाम। इसमें क्या आएगा, भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक आदि के संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा क्या है। आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा क्या है। मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल्य, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण में जो परिवर्तन होता है, और पर्यावरण निम्नीकरण है ना। पर्यावरण से संबंधित समस्याएं, चुनौतियां, पर्यावरण क्षरण के कारण और उसके प्रभाव क्या हो रहे हैं। पर्यावरण शिक्षा की बात करें तो सार्वजनिक जन जागरूकता का एक कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा एवं उनका स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर से क्या संबंध है। पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान क्या हैं। पर्यावरण संरक्षण की नीतियां और नियामक ढांचा। इतना सारा देख रखा है। अब लास्ट आते हैं हम GS 3 की जो लास्ट यूनिट है 10, भूगर्भ इतिहास की परिभाषा, महत्व, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी, मेंटल कोर, स्थलमंडल, जलमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आयु, भू वैज्ञानिक समय सारणी, शैल परिभाषा, प्रकार, अग्नेय अपसादी चट्टानें, कायांतर शैलें, खनिज एवं अयस्क जीवाश्म, अपक्षय एवं अपर्दन, मृदा निर्माण, भूमिगत जल, प्राकृतिक कोयला, प्राकृतिक तेल और गैस। इतने सारे हमें यूनिट 10 में दिए थे। अब आ जाते हैं हम जो GS पेपर 4 होता है जो एथिक्स वाला, उसको देख लेते हैं। GS 4 का जो पेपर होता है उसमें हमें एथिक्स का पेपर है। इसमें हमें देखिए क्या क्या सिलेबस देख रखा है। दार्शनिक और वैचारिक समाज सुधारक में देख रखा है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, बुद्ध, आचार्य महावीर, आचार्य शंकर, चरवाक, गुरु नानक, कबीरदास, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजाराम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद एवं राधा कृष्णन सर्वपल्ली। ये यूनिट फर्स्ट में हमें विचारक देखे रखे हैं और दार्शनिक हैं। यूनिट जो दूसरी है उसमें क्या देखे रखे हैं, देखिए उसमें देख रखा है हमें, देखिए मनोवृत्ति देख रखी है। विषय वस्तु, मनोवृत्ति की विषय वस्तु क्या होती है, तत्व, प्रकार है, मनोवृत्ति का निर्माण, परिवर्तन, प्रबोधक, संप्रेषण, पूर्वाग्रह तथा विभेद, और भारतीय संदर्भ में इसकी रूढ़िवादिता मनोवृत्ति को देख रखी है ना। अभी क्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, असमर्थकवादी और वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, सहानुभूति, सहिष्णुता और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना और करुणा। इसके अलावा देख रखा है सांवेगिक जो बुद्धि है वो अवधारणा, उसकी प्रशासन में इसकी क्या उपयोगिता और क्या अनुप्रयोग हैं इसके। व्यक्तिगत भिन्नताएं देख रखी हैं। अब यूनिट जो 3 है उसमें देख रखी है मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणा। इसमें क्या देख रखा है, लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल, प्रशासन में नैतिक तत्व एवं सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, नैतिक तर्क एवं नैतिक दुविधा, नैतिक मार्गदर्शन में के रूप में अंतरात्मा, लोक सेवा को हेतु आचरण संहिता और शासन में उच्च तत्वों का पालन, मूल्यों का पालन। इसके अलावा यूनिट 4 में देख रखा है भ्रष्टाचार के प्रकार, कारण, भ्रष्टाचार का प्रभाव, भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के उपाय, समाज सूचना तंत्र, परिवार और विल्सबेलोवर की जो भूमिका है भ्रष्टाचार पर, संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा, भ्रष्टाचार मापन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और लोकपाल एवं लोकायुक्त। इतने सारे देख रखे हैं। केस स्टडी की बात करें तो पाठ्यक्रम में शामिल कुछ केस स्टडी हैं उनको आएंगी यहाँ पे। इस तरीके से हमारे जो सिलेबस है वो हमारा यहाँ तक पूरा हो जाता है। अब बचता है लास्ट में जो GS 5 का जो पेपर होता है हिंदी का। इसमें हमें क्या देख रखा है, देखिए हिंदी में हमें देख रखा है इन्होंने लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या क्या आएंगे, हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। देखिए हिंदी के जो 3 मार्क्स के वो 25 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद अलंकार आएंगे, अनुप्रास, यमक, श्लेष, अर्थ अलंकार, और उसके बाद उपमा, उपप्रतीक्षा अलंकार आएंगे। ये आएंगे 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। हिंदी में बात करें, हिंदी और अंग्रेजी ट्रांसलेशन की हम बात कर ही चुके थे। कितने आएंगे हमारे 35 मार्क्स के आएंगे। एक हिंदी से अंग्रेजी वाला आएगा 20 मार्क्स का, और अंग्रेजी से हिंदी वाला आएगा 15 मार्क्स का। कुल मिलाकर कितने 35 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद संधि समास और ब्राह्म चिन्ह की बात करें तो 20 मार्क्स के आएंगे यहाँ पे, और व्याकरण की बात करें तो कितनी आएगी 20 मार्क्स की आएगी। और व्याकरण में क्या कहा, देखिए मुहावरे, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भाव, पर्यायवाची और मानक प्रश्नावली जो है वो मानक शब्दावली, इतनी आएंगी। अपठित गद्यांश की बात करें 20 मार्क्स का आएगा, भाव पल्लवन 10 मार्क्स का, और संक्षेपण 10 मार्क्स का आएगा। कुल मिला के कुल 200 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट पेपर रह जाता है। देखिए हमारा ऐसे राइटिंग, GS 6 का होता है हमारा ऐसे राइटिंग,
और ऐसे राइटिंग में देखिए क्या क्या आएगा, क्या क्या जो पहले आएगा एक 50 अंकों का आएगा, जिसे हमें पूरे 1000 शब्दों में से इसका हमें निबंध लिखना है। तो वो किन टॉपिकों से हो सकता है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक लिखे हैं, आप इन्हें देख लेना, इतने सारे टॉपिक हैं, है ना। इन टॉपिक से निबंध आएगा, आप पॉज करके इसको देख लेना, ठीक है। इसके अलावा 500 शब्दों में लिखना रहेगा, एक 25 मार्क्स का, और एक और आएगा वो भी 500 250 शब्दों में लिखना है, जो भी 25 मार्क्स का आएगा। तो इस तरीके से हमें कुल 100 अंक का ये GS6 होने वाला है। इस तरीके से पूरा सिलेबस हो जाता है हमारा कंप्लीट। आप कमेंट करके बताएं कुछ चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो, और आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, आप जो MPPSC का प्रीलिम्स एग्जाम है वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।